तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। सचिन, चंद मिनटों का इंतजार है जब पता चलेगा कि मुंबई का किंग कौन है और 2028 का जो चुनाव है उससे पहले कौन सेमीफाइनल में अच्छे अंकों से पास हुआ है। बिल्कुल प्राची, आपने बहुत सही जानकारी दी कि इसके बाद जो अभी चुनाव होंगे उसके बाद सिर्फ झेडपी के चुनाव है और उसके बाद सीधा लोकसभा का चुनाव होगा। यानी कि लोकसभा चुनाव के पहले ये एक तरह से सेमीफाइनल ही कहा जाएगा, और जिसमें अभी तक जो 29 महानगर पालिका के चुनाव हुए हैं, जहां पर जो कल वोटिंग हुई है, उस वोटिंग में वोट का परसेंटेज जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम जरूर है। मुंबई में पिछली बार जो है 55.5% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार जो है 53%, यानी कि 52 पॉइंट जो है 93% जो है वोटिंग हुई है मुंबई में, यानी कि 2% से ज्यादा जो है कम वोटिंग हुई है। तो ये जो कम वोटिंग हुई है ये एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ यानी कि वोटिंग मानी जा रही है, यानी कि सरकार के पक्ष में वोटिंग मानी जा रही है। अगर ज्यादा वोटिंग होती है तो यह माना जाता है कि वो सरकार के खिलाफ वोटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं महायुति को एडवांटेज जो है मिलते हुए नजर आ रहा है। अगर हम बात करें महायुति की तो वो 15 जगह पर साथ में है, तो 14 जगह पर जो है खिलाफ एक दूसरे के लड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब पूरे नतीजे आएंगे तो आप देखेंगे कि महायुति जो है सबसे अधिक जगहों पर उनका मेयर बनाती नजर आएगी। चाहे हम पुणे की बात करें जहां पर शिवसेना और बीजेपी जो है अलग अलग है, दोनों एनसीपी वहां पर एक साथ में है। ठाणे में जो है दोनों बीजेपी और शिवसेना साथ में है, लेकिन वहां पर शिंदे और जहां पर शिंदे और बीजेपी साथ में है, लेकिन ठाकरे ब्रदर्स जो है वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में बीजेपी और शिंदे साथ में लड़ रहे हैं और ठाकरे ब्रदर्स जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग गठबंधन जो अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम चुनाव नतीजे के पूरी तरह से आने के बाद देखेंगे तो वहां पर महायुति की जो है सबसे ज्यादा जगहों पर मेयर बनाती दिखाई देगी। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से थोड़े से पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं, और क्योंकि आप बीजेपी दफ्तर में मौजूद है, मुझे लगता है कि उनको सुन के अच्छा ही लग रहा होगा आपकी तरफ से जो कहा गया है। लेकिन दिनेश, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वक्त मातोश्री, क्योंकि उनके लिए जिन्हें बनने का है। जी सचिन, मैं एक बार बस दिनेश से बात कर लूं, उसके बाद फिर से मैं आपके पास लौटता हूं। दिनेश, क्योंकि मातोश्री के लिए ये जो चुनाव है बहुत अहम हो जाते हैं, उनके लिए साथ आना ठाकरे ब्रदर्स का कितना प्लस हुआ और कितना माइनस हुआ इन चुनावों में? देखिए, ठाकरे बंधुओं के लिए ये करो या मरो का चुनाव है। अब चूंकि राज्य में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, एकमात्र उन्हें उम्मीद दिखाई दे रही है बीएमसी से, और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने और अपने बेटे आदित्य ठाकरे के सियासी भविष्य के लिए तय किया कि वो राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाए। राज ठाकरे भी पता था कि वो अकेले दम पर कुछ कर नहीं सकते, ऐसे में ठाकरे बंधु साथ आते हैं तो मराठी अस्मिता, मराठी मानुष के नाम पर कहीं ना कहीं वो अपनी जमीन को दोबारा हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये करने के लिए जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी वो काफी ज्यादा देर से उनका गठबंधन शुरू हुआ। जमीन पर जो है जितनी ताकत दिखानी चाहिए थी वो बड़े देर से दिखाना शुरू हुआ, लेकिन जो उन्होंने इमोशनल अपील की थी उसका असर जरूर गरीब मराठी वर्ग जो है या फिर जो लोअर मिडिल क्लास है मराठी समाज का, वो उनमें काफी ज्यादा अपील हमें जमीन पर दिखाई दी। और उन्हें लग रहा है कि जहां जहां कम से कम मराठी पॉकेट्स है वहां पर ये दोनों भाई मिलकर काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम मतदाता है जिनका झुकाव एक तरफ से उद्धव ठाकरे की तरफ था, उन्हें उद्धव ठाकरे ने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। तो जो मामू का फॉर्मूला है मराठी और मुसलमान, उसको साथ में लाकर बीएमसी जीतने की उन्होंने रणनीति बनाई, उस पर लगातार वो काम करते रहे। लेकिन उसके कंसोलिडेशन के विरुद्ध जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जिस तरह से बताया था कि मराठी इलाकों में खूब वोट हुई है, गुजराती इलाके में बहुत वोट हुई है, निर्णय अगर आप इन इलाकों में गए होंगे, क्या लग रहा है इस बार क्या गुजराती का रुख किस तरफ से जा रहा है? यानी कि जो गुजराती की बात कर रहे थे या फिर वो मराठियों के साथ भी जाएंगे जो मराठियों के बारे में सिर्फ बात कर रहे थे? देखिए, जिस प्रकार के समीकरण मुंबई में बने हैं, खास तौर पे बीएमसी चुनाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पे मराठी पॉपुलेशन जितनी है, करीब 25% से ज़्यादा मराठी वोटर हैं, और 22-23% के आसपास गुजराती और राजस्थानी वोटर्स जो हैं वो मिला करके हैं। और पूरी कोशिश की गई है दोनों ही गठबंधनों की तरफ से कि इनके वोट्स स्ट्रेटेजिकली पड़ें। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, हम बाद में फिर इन पर्टिकुलर वर्गों के बारे में आएंगे, लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत की बात यहाँ पे आ रही है, एक फिगर मेरे पास आया है जिससे आपको पता चलेगा कि
ये कितना क्रूशल हो सकता है। आखिर के 2 घंटों में मुंबई में जो आंकड़े आए हैं करीब 12% वोट हुए हैं, प्रिसाइसली 11.9%, यानी 12% के आसपास वोट आखिरी 2 घंटों में मुंबई में पड़े हैं। और ये बहुत क्रूशल हो सकता है क्योंकि जो बताया गया, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से पता ये चला है कि अलग अलग पॉकेट्स में शुरू में 3:30 बजे तक 5-5% के आसपास वोटिंग होता रहा, लेकिन जो लास्ट के 2 घंटे हैं और उसमें भी आखिरी घंटे में 7% से ज़्यादा वोटिंग हुआ है। ये जो वोटिंग है ये बड़ा क्रूशल होगा, ये परिणामों पे बहुत असर डालेगा। और इसमें देखा यह गया है कि जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने अपने इलाकों में स्ट्रेटेजिकली काफ़ी वोटिंग करवाई है। ये अपने आप में काफ़ी क्रूशल हो सकता है। और मैं आपको बता दूं ये क्रूशल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो आंकड़े सामने आए थे उसमें आखिरी के 2 घंटों में जो वोटिंग हुई थी उसने सारा चित्र बदल करके रख दिया था। यदि उस वक्त की बात करें तब भी 7 से 8% वोटिंग आखिरी के 2 घंटों में हुई थी और उसकी वजह से सारा चित्र बदल गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मराठी वोटों के कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे ठाकरे बंधु, तो बीजेपी ने भी स्ट्रेटेजिकली जो नॉन मराठी वोटर्स हैं उनको काफी सिस्टमेटिकली अपनी तरफ किया और उनके वोट्स जो हैं ट्रेडिशनली भी वो बीजेपी की तरफ इंक्लाइंड रहते ही हैं।